This meeting is being recorded. Assalamu alaikum. We are on our 5th day and it's a file B of RBT training 2022. So we were discussing about the chaining procedures that were like backward chaining procedures, forward chaining procedures and total task presentation. So इन लोगों ने वीडियोस देख ली हैं, so we can start to discuss about that. हम इसके क्विक रिव्यू करेंगे किन लोगों ने लेट्स स्टार्ट टू डू विद द फॉरवर्ड चेनिंग प्रोसीजर्स। तो फॉरवर्ड चेनिंग की वीडियोस देखी है आपने? यस जी मैम। ओके, तो आप में से कोई भी एक बताए कि आपको क्या समझ आया कि हमें उसमें क्या करना है। अगर हम उसमें हैंड वॉशिंग का ही है या टूथ ब्रशिंग का है तो हमें क्या करना है? मैम हैंड वॉशिंग स्टेप बाय चलना है कि पहला स्टेप क्या है, द सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, एंड वी हैव टू लाइक फर्स्ट टू 10 स्टेप लाइक सीक्वेंस। यस, सीक्वेंस तो हमारे हर चेनिंग प्रोसीजर में रहने वाला है, इधर इट्स बैकवर्ड और इट्स फॉरवर्ड। ठीक है, बिल्कुल टॉप टू बॉटम या टॉप टू बॉटम। हैंड वॉशिंग में जस्ट डू इट क्विकली गाइस। फर्स्ट फुल फिजिकल फॉर्म दिया था पहले और उसके बाद फिजिकल फॉर्म नहीं दिया, उसके बाद जस्ट आवाज नहीं आ रही। आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? आपकी आ रही है मैम। ठीक है, फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन में कोई इश्यू होगा या आप अपना माइक चेक करें, स्पीकर चेक करें। ओके, सो कंटिन्यू प्लीज। मैम जो हैंड वॉशिंग था उसमें उन्होंने पहले फर्स्ट में फुल फिजिकल फॉर्म दिया था। उसके बाद जब उन्होंने स्टार्ट किया था, जैसे फॉर एग्जांपल वीडियो में बताया गया कि वीडियो में डिफरेंट जैसे टास्क एनालिसिस से पहले उन्होंने बताया कि गो टू सिंक, टर्न ऑन द टैप, गेट द सोप, रब हैंड्स, रिंस हैंड्स, टर्न ऑफ द वाटर, टेक। उसके बाद जब उसने बंद कर दिया था, टैप वाटर बंद कर दिया था, फिर उन्होंने उसको प्रॉम्प्ट नहीं दिया कि ड्राई योर हैंड्स। वो उसने जो हैंड्स थे वो खुद ही ड्राई किए थे। Okay, Sabina, you said you have watched the video. Can you tell us about what you notice in forward chaining? बोथ चेनिंग में बेसिकली ये होता है कि हम सारे प्रोसेसेस मैक्सिमम प्रॉम्प्ट के साथ करवाते हैं, एक्सेप्ट फॉर वन जो हम सिखा रहे होते हैं जिसमें हम प्रॉम्प्ट को फेड करवाते हैं। बैकवर्ड में हम आखिरी स्टेप को पहले फेड करवाते हैं, मतलब उसमें इंडिपेंडेंट पहले करवाते हैं। फॉरवर्ड में सबसे पहले वाले स्टेप को हम जो है इंडिपेंडेंट करवाते हैं। That's brilliant one. This is the बाकी सारे स्टेप्स, बाकी स्टेप्स जो हैं वो हम खुद करवाते हैं मैक्सिमम हेल्प के साथ, डिपेंडिंग ऑन बच्चे की कॉग्निशन। जिस तरह वीडियो में था कि वो स्पीच प्रॉम्प्ट पे था, वर्बल प्रॉम्प्ट पे था, लेकिन लेट्स सपोज हम किसी 3 साल के बच्चे को करवा रहे हैं या 4-5 इयर्स के बच्चे को करवा रहे हैं तो शायद उसको फुल फिजिकल के साथ करवाना पड़ता है। और लेट्स सपोज हम बैकवर्ड चेनिंग करवा रहे हैं तो हम आखिरी वाला स्टेप हैंड ड्राइंग वाला हम पूरा छोड़ देंगे कि ये मुझे करके दिखाए इसको कितना आता है, बाकी मैं उसका पूरा हाथ पकड़ के ही करवाऊंगी हैंड वॉश, लेकिन So साथ there is- साथ जी वर्बली स्टेप्स बताऊंगी ताकि उसके वो अलाइन रहे, उसको पता हो कि इस स्टेप को ये कहते हैं। ठीक है मैम रीइंफोर्समेंट भी एक ही दफा दी थी जब वो लास्ट पे। अच्छा, अब 2 चीजें आपने नोटिस रखनी है, इन बैकवर्ड एंड इन फॉरवर्ड। आपने चीज डिसाइड कर लेनी है, व्हेन यू हैव टू प्रॉम्प्ट एंड व्हेन यू हैव टू डू द स्टेप्स बाय योर ओन। ठीक है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में यू ऑल नोस कि हमें सबसे पहले लास्ट स्टेप सिखाना है और फॉरवर्ड में हमें फर्स्ट स्टेप सिखाना है। तो ऐसा होगा कि फर्स्ट स्टेप यू विल ट्राई टू टीच। अब जो फर्स्ट स्टेप है ना उसी में आपका टीचिंग प्रोसीजर चलेगा, लाइक विद फुल प्रॉम्प्ट, देन पार्शियल प्रॉम्प्ट, देन पार्शियल 2 सेकंड डिले या व्हाटसोएवर जो भी प्रॉम्प्ट्स आपने डिसाइड किए हैं। ओके, आप उस पे थोड़ा बच्चे को लाइक पहले फुल प्रॉम्प्ट के बाद फेड करना शुरू करेंगे, लेकिन जस्ट ऑन फर्स्ट स्टेप, रेस्ट ऑफ द स्टेप्स विल बी डन बाय यू।
उसमें किसी स्टेप में आपने नहीं सोचना इतने दिन से करवा रही हूँ तो चलो आज ना पहला स्टेप लाइक दैट वाज अगर हम बैकवर्ड चेयरिंग की बात करें तो अगर ड्राई हैंड की बात है तो ड्राई हैंड आपने सिखा दिया। तो अगर बच्चे ने लाइक ड्राई हैंड के पीछे टैप ऑफ लाइक ऑफ टैप था वो आपने खुद किया और उससे पीछे जब हाथ खींचने थे या रिलीज करने थे वो आपने उस पर प्रॉम्प्ट लाइक आपने कहा कि ठीक है बच्चा अब ये खुद ही कर रहा है तो कर ले। ऐसा नहीं है, आपको रेस्ट ऑफ द स्टेप्स खुद सारे करने, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करना बच्चे से कि वो करेगा। अगर वो कर भी रहा है आप बिकॉज यू आर फॉलोइंग द प्रोसीजर, ऐसे करने से ये होगा कि वो कर जल्दी लेगा। लेकिन आपने ये नहीं करना कि आज आपने तीसरे पे प्रॉम्प्ट दे दिया तो कल चौथे पे दे दिया फिर पांचवे पे दे दिया। आपने स्टेप वाइज ही चलना है और आपकी प्रॉम्प्ट फीडिंग और इट कैन बी इन डेज। आपने लास्ट स्टेप सिखा दिया उसके बाद अब सेकंड लास्ट स्टेप सिखा रही है तो लास्ट शुड बी वेरी इंडिपेंडेंट। अगर आप दरमियान दरमियान में आपको लगेगा ये तो वो कर रहा है तो दैट इज टोटल टास्क, उसका क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है। अब आपने क्या किया, आपको लगा कि ड्राई हैंड 2 दिन के बाद तो खुद कर रहा है तो चलिए इट्स डन लेट्स मूव टू, और हमने अपना मास्टरी क्राइटेरिया अगर हम भूल गए व्हाट विल बी डन। काइंडली गाइस मी पुट योर माइक्स ऑन म्यूट अदरवाइज आई विल। तो अगर आप भूल गए कि मैंने अभी इस पे कर दिया और इस पे कर दिया तो फिर क्या होगा, उसका वो मास्टरी हुआ ही नहीं होगा। 3-4 दिन के बाद होता क्या, बच्चा फिर अभी तक खुद इसे इंडिपेंडेंटली ड्राई नहीं कर रहा होता और बिहेवियर्स आना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त वो गलती बच्चे की नहीं होती, आपकी होती है बिकॉज यू वर नॉट क्लियर लाइक व्हेन यू हैव टू प्रॉम्प्ट द चाइल्ड एंड विच स्टेप हैज बीन मास्टर्ड। सो 7-8 दिनों के बाद होता क्या है, हाँ हाँ तो थोड़ा थोड़ा खुद से हाथ धोने लग गया है, थोड़े थोड़े अब खुद से कर रहा है। दैट इज ऑल लाइक ए मेंटलिस्टिक डाउट। भाई कौन सा स्टेप वो खुद से कर रहा है, कौन सा स्टेप आप सिखा रहे हैं। इवन थेरेपिस्ट डजंट क्लियर अबाउट, यूजुअली वो ही क्लियर नहीं होते हैं कि कौन सा स्टेप हम सिखा रहे हैं और कौन सा स्टेप हम सिखा चुके हैं। क्योंकि जब आप 6-7 दिन तक एक ही चीज का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं आपको लग रहा होता है कि ये भी उसको आ गया ये भी उसको आ गया, बट यू कांट लीव द स्टेप्स। और इन फॉरवर्ड चेनिंग आपने सबसे पहले सिखाना, जैसे उसने क्या किया, ही जस्ट पॉइंट, ओके ओपन द टैप, पॉइंट किया, उसने नहीं कर सका उसे फुल प्रॉम्प्ट के साथ करवा लिया और रेस्ट ऑफ द स्टेप्स अब आपके हाथ पीछे नहीं आएंगे, रेस्ट ऑफ द स्टेप्स अब आप ही को करने हैं। दैट इज फॉरवर्ड चेनिंग। ओके सबीना, योर माइक इज ऑन म्यूट, नाउ यू कैन ओपन योर माइक एंड यू कैन शेयर योर थिंग्स। नहीं वही था मैम, बस मैं आपके साथ रिपीट कर रही थी क्योंकि मेरा यही काम मैंने मेजरली पिछले 4 साल किया बिकॉज ओटी का ज्यादा सेल्फ हेल्प स्किल्स में चेनी चल रही That होती is है। very, I am really very happy to see you in my panel. Like आप OTs और अगर PTs और SLPs, if they are taking interest in ABA, that is very good sign. आप you guys will see there will be a remarkable improvement in your practice, especially if you are OT. Yes. तो ये सब चीजें आपको, और स्पेशली ये वाला जो सारा हमारा C वाला पोर्शन है ना, it directly related to OTs. बिल्कुल बिल्कुल, इसमें इंडिपेंडेंसी सबसे ज्यादा जल्दी अचीव हो जाती है। तो पेरेंट्स रिगार्डलेस बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है अपने काम करने लग जाता है, तो पेरेंट्स सबसे ज्यादा वहां पे सेटिस्फाई हो जाते हैं कि खुद कपड़े पहन रहा है, खुद जूते उतार रहा है, खुद वॉशरूम जा रहा है। बिल्कुल। तो अब आपको समझ आया और आई लास्ट, अब मैं दोबारा से पूछूंगी कि हमें क्या करना है, ठीक है। बिकॉज इस यही वो एक चीज है जिसमें हमेशा गलती रहती है और जिसकी वजह से जितनी भी हम इंडिपेंडेंट स्किल्स, डेली लिविंग स्किल्स बच्चे को सिखा रहे होते हैं उसमें मसला रहता है। अब ऑटिस्टिक बच्चे की इसमें सेंसरी इश्यूज का को भी हमें नजर में रखना है कि कुछ बच्चों को पानी से इशू है, कुछ बच्चों को जैसे अगर टॉयलेट सीट पे बिठा रहे हैं तो वो वेट वाली टॉयलेट सीट पे नहीं बैठना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यू हैव टू कंसीडर, कुछ बच्चों को वॉशरूम में जाने से लाइट से इशू होता है कि लाइट बहुत कम है, ज्यादा है, वॉशरूम बड़ा है, छोटा है। तो आपको इन सारी चीजों को पहले से नजर में रखना है। अगर आपको लगता है आपका बच्चा उस एनवायरनमेंट से नहीं फेमिलियर, तो जस्ट अभी डिमांड्स ना दे, सिर्फ कुछ टाइम वॉशरूम में गुजारना शुरू करें, जस्ट फॉर द 30 सेकेंड। ये भी एक अकम्पॉलिशमेंट है। जैसे अभी हम किसी एक बच्चे के साथ टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट किया तो उसकी मदर कहती हैं कि वो पहले पिछले सेंटर में भी उसके साथ हो रही थी और ऑफ एंड ऑन 1 साल हो गया मैं भी करवा रही हूँ। तो मैंने कहा क्या है, ऑलरेडी स्टार्टेड विद हिम। कि सर आपने क्या किया है, मैंने कहा बस मैंने उसको वॉशरूम में लेके जाना शुरू किया। नहीं वो वॉशरूम में तो चला जाता है। मैंने कहा वो आपके वॉशरूम में जाता है ना, मेरे वॉशरूम में नहीं जाता। अच्छा अब क्या किया, 15 दिनों में अभी तो मैंने सिर्फ उसको सीट पे बैठाना शुरू किया, नहीं तो सीट पे तो वो बैठ ही जाता था।
सेट कि वो अभी मेरे साथ सिर्फ क्लोज लिड सीट पे बैठता है और जब तक मैं उसको कहूँ उसने बैठना है, जब मैं उसको कहूंगी उठो तब वो उठे। तो दीज आर द थिंग्स जिनको हमें बड़ा ग्रेजुअली लेके चलना है। और अगर आप देखें इट्स लाइक ए चेन, आपने एक चेन बनाते जा रहे हैं, ठीक है, और अगला स्टेप पिछले स्टेप इट्स लाइक ए लेडर। अगर आपका ये स्टेप टूट गया तो दिस स्टेप ऑलवेज विल बी कोलैप्स। तो आपने जो एक फाउंडेशन बनानी है इट शुड बी वेरी वेरी, आप उस पर 1 महीने लगाएं, 2 महीने लगाएं, 3 महीने लगाएं। वो बच्चा जो 6 साल में नहीं सीखा, 7 साल, 8 साल, 15 साल, 20 साल, डजंट मैटर के वो अल्टीमेटली ये काम करने लगते हैं। एक 15 साल का बच्चा भी अगर हाथ धोना सीख जाता है तो रेस्ट ऑफ द लाइफ ही और शी कैन यूज दैट स्किल। तो जल्दी नहीं करनी है इन चीजों में, डेफिनेटली काफी टाइम टेकिंग होते हैं। यू कैन इवन स्पेंड अ मंथ। मैंने आपके साथ जो डाटा कलेक्शन शीट शेयर की थी तो आई टोल्ड यू कि एक लव्स की रिसेप्शन सिखाने में एप्पल में 1 महीने की डाटा कलेक्शन थी और रिजल्ट फिर भी 0 था क्योंकि जनरलाइज नहीं हुआ था। ओके, सो वी आर क्लियर नाउ। किसी का कोई और सवाल इन तीनों चेनिंग्स के बारे में? एंड देयर इज अ हिंट, मैं कॉम्पिटेंसी में चेनिंग प्रोसीजर्स के बारे में जरूर पूछूंगी। मैम मुझे पूछने का है कि हाउ विल वी डिसाइड कौन सी ट्रेनिंग वो बच्चे को ले? ओके, ये वीडियोस में भी मेंशन है एंड आई हैव टोल्ड कि अगर आपका बच्चा ज्यादा एक्टिव है और उसका लर्निंग रेट ज्यादा अच्छा है, ठीक है, तो यू कैन स्टार्ट विद द फॉरवर्ड चेनिंग। और अगर बच्चा ज्यादा टाइम ले रहा है और उसके लिए नेचुरल इन्फोर्सर होता, ये क्या है कि अगर आप हाथ धोना सिखा रहे हैं तो अल्टीमेट टर्मिनल इन्फोर्सर क्या होगा? क्लीन हैंड्स। अगर उसके लिए क्लीन हैंड्स का फायदा है यानी कि वो उनको समझता है तो यू शुड स्टार्ट विद द बैकवर्ड, बिकॉज वो तो नेचुरल इन्फोर्सर उसको पहले ही मिल जाएगा ना। अब सारे काम तो आप कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि प्रॉम्प्टेड जो होंगे हम उस पर नहीं देंगे, बच्चा इंडिपेंडेंट कोई ट्रायल करेगा तो उसको इन्फोर्सर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? सारे काम आप कर रहे हैं, फायदा उसको हो रहा है। तो ज्यादा वो बच्चे जिनको आप समझते हैं कि जिनका लर्निंग रेट लो है उनको ज्यादा टाइम लगेगा, तो यू कैन स्टार्ट विद द लास्ट स्टेप। बस फौरन से क्या होगा? लास्ट स्टेप आप करवाएंगे। और फिर जिनका पेशेंस नहीं होता है उनको भी यही है कि आप लास्ट स्टेप बस सिखाएंगे, वो उस पर ही उसको प्रॉम्प्ट करना है, उसी पे उसको अपनी परफॉर्मेंस देनी है, एंड देन ऑल डन। देन लास्ट 2 स्टेप्स, देन लास्ट 3 स्टेप्स, देन लास्ट 4 स्टेप्स, तो इट्स ऑल डन। पहले स्टेप पे करने के बाद आपके हाथ में हाथ पकड़ाएगा ही नहीं, फिर बस खींचातानी हो रही होगी कि क्या हो रहा है, ये हाथ धुल रहे हैं कि बस, and you will be also get annoyed that. Okay, thank you, ma'am. Okay, any other question till I'll reach to our required slide, that is C08. Okay, implement stimulus control procedures. So implement stimulus control transfer procedures. सही है। अब हमने ये सारी चीजें, मैंने कहा टच ग्रीन, तो अल्टीमेटली हमने अपने जो एसटीएस जिनको हमने कंट्राइव किया हुआ था उनको डेली लिविंग्स की तरफ लेके आना। अब आपने एक ही तरह की आवाज सुन के, जैसे अगर ग्रीन है तो एक स्पेसिफिक ग्रीन आपके पास था जो आप सेशन में यूज कर रहे थे, लेकिन अब ग्रीन मींस 1000 टाइप्स ऑफ ग्रीन। ओके, पैरेट, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन, रेडिश ग्रीन, येलोइश ग्रीन। तो फिर अब आपने अपने ट्रांसफर लाइक आपका स्टिमुलस कंट्रोल, अगर तो बहुत ही ज्यादा टाइट स्टिमुलस कंट्रोल होगा तो यू कांट जर्नलाइज योर स्किल। आपने बच्चे को सिखाया रेड एप्पल इज रेड एप्पल, अम्मा लेके गई और अब्बा ने पूछा हाँ तुम कह रही थी कि इसको अब एप्पल पता लग गया है, जरा ये जो स्टॉल पे पड़े हुए एप्पल इससे पूछो ये क्या है। he'll see the yellow apples and he will say mango. क्यों? Because he knows yellow is mango and red is apple. And if he'll see the red strawberries, he'll say small apples, because he can discriminate between big and small, and he can discriminate between red and yellow. So if you have very tight stimulus control, तो रिजल्ट्स फिर भी रिक्वायर्ड नहीं होंगे। तो आपको स्टिमुलस कंट्रोल ट्रांसफर प्रोसीजर्स को भी फॉलो करना है। सो
A behavior is said to be under stimulus control when the behavior of a person is altered by presence or absence of a stimulus. ठीक है, this is a stimulus control. We have already discussed it. So reliable relation between an antecedent stimulus like SD and a response. Red बोलने पे red देते हैं तो stimulus control है. SD as delta we have discussed. Signals the availability of reinforcement and as delta signals the non-availability of reinforcement. Examples. अब होता क्या है कि जब हम ये चीजें करते रहते हैं तो फिर वो SDs हमारे साथ लाइक यूज टू हो जाते हैं ना. हम जब डोरबेल सुनते हैं तो हम फौरन जाके दरवाजा खोलते हैं, और जब हम अलार्म सुनते हैं हम अलार्म स्विच ऑफ करते हैं. When Ali is told to do his homework, he elopes, भाग जाता है वहां से. When anyone has a Donald Duck impression, तो आपका लाइक बगैर सोचे समझे ही आपकी हंसी निकल जाती है. लेकिन ये सारी चीजें यू हैव लर्नड, क्योंकि अगर ये सारी चीजें एक न्यूबॉर्न सुनेगा तो वो तो कोई भी ऐसा बिहेवियर नहीं करेगा ना. तो ये आपके लर्न बिहेवियर, और लर्न बिहेवियर हमने सोचा, हमने देखा था कि कब होते हैं, जब वो उसी सिमिलर कंडीशन में रीइंफोर्स होते हैं. ठीक है, आपने ये लर्न कर लिया है कि व्हेन माय डोरबेल रिंग्स आई हैव टू आंसर इट, आई हैव टू ओपन द डोर. अदरवाइज हस्बैंड आके कहेंगे आज आप आरबीटी ट्रेनिंग में इतना बिजी हो गई कि मैं बाहर ही खड़ा रह गया घर से. तो फिर यू विल अवॉइड दैट कॉन्सिक्वेंसेस एंड यू हैव टू आंसर द डोर. सो स्टिमुलस ट्रांसफर में क्या होगा? व्हेन इंटरवेंशन इज सी अ बिहेवियर इज अंडर स्टिमुलस कंट्रोल. पहले तो 3 महीने लगा कि हमने एसडी डेवलप किया, रीइंफोर्स किया, स्टिमुलस कंट्रोल आया, और अब हमें उसी स्टिमुलस कंट्रोल को ट्रांसफर करना है फ्रॉम SD1 टू SD2. ओके, सो SD1 इज अ बिहेवियर, और अब हम क्या करेंगे, SD1 के साथ एक और SD को कंडीशन करेंगे सो बिहेवियर उसके साथ भी आ सके. दैट इज अ जनरलाइजेशन. तो हम पहले एक ही तरह का ग्रीन दिखा रहे थे एंड ही वाज सेइंग ग्रीन, अब हम उसे मिलता जुलता ग्रीन दिखाएंगे तो उसको देख के भी ग्रीन बोलना. ठीक है, फिर उससे थोड़ा सा डिफरेंट, फिर थोड़ा सा डिफरेंट, सो ही कैन जनरलाइज ऑल टाइप ऑफ ग्रीन. Stimulus transfer, literally transferring behavior from one SD to another. Our goal is always to transfer stimulus control to naturally occurring stimuli. We want our clients to recognize cues in their daily lives. जो मैंने आपको मिसाल दी कि अगर बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जाए तो डिफरेंट स्टॉल्स पे डिफरेंट तरह के फूड्स अगर वो देखे तो एप्पल को हर साइज और हर कलर में वो रिकॉग्नाइज कर सके कि दिस इज एप्पल, which will produce reinforcement. Stimulus feeding. तो stimulus transfer में हमें क्या हेल्प करता है? that is stimulus feeding. और एक तरह की stimulus feeding जो होती है ना वो prompt लेवल में भी होती है, जिसको हम redundancy कहते हैं. ओके, तो stimulus feeding में क्या रहता है? When artificial or intrusive prompts are gradually and systematically removed for the purpose of enabling control to transfer to antecedent stimulus that are supposed naturally to evoke the response. Okay, so stimulus feeding involves highlights of physical dimension of a stimulus to increase the likelihood of a correct response, then systematically feeding the highlighted portion. ये कूपर की से मैंने कॉपी की है डेफिनेशन और एक मेयर की है. देन आई विल मूव टू माय नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज समरी, और समरी के बाद हम स्टिमुलस फीडिंग की एग्जांपल्स भी, बस अभी मैंने ब्रेक में वो स्लाइड्स ऐड की हैं सो आई कैन गिव यू द बेटर एग्जांपल. स्टिमुलस कंट्रोल आप सब जानते हैं स्टिमुलस कंट्रोल क्या है? जस्ट गिव मी क्विक आंसर्स, यस और नो. आर यू क्लियर फॉर स्टिमुलस कंट्रोल? Yes. Okay, and about stimulus transfer? Okay. Yes. And stimulus feeding. Okay, so we have to अभी stimulus feeding के हम 2-3 slides देखेंगे तो you will have better idea. Okay, we have to feed out our stimulus which was controlling the response, और अब हम उसको feed out करके we will move to stimulus transfer. तो इसमें आप देखें जैसे अब what color of orange is, अगर आपके सामने ऐसे आए तो आप एक सेकंड में यू विल हैव योर आंसर. इधर आपको पढ़ना आता भी नहीं है. मैंने सोचा था पहले मैं इसको ना किसी जर्मन लैंग्वेज में लिखूं या किसी और में भी लिखूं तो आपको पता चल जाना था ये जो थर्ड वन है ना दिस इज द राइट आंसर. ओके,
तो आप कंसीडर करें उस बच्चे को लेके जिसको अभी ये सारी रीडिंग स्किल्स नहीं आते हैं, उसके लिए ये सब देयर जस्ट नंबर्स और कुछ भी बस कुछ जार्गन्स हैं। तो इफ आई से व्हाट कलर ऑफ ऑरेंजेस, तो उसको इन चारों में से किसी को चुनना है, तो वो किसको चूज करेगा? द थर्ड वन। Okay, then what we will do, gradually we will fade out the all जिन हमने इसके फिजिकल डायमेंशंस को हाईलाइट किया हुआ है, द कलर, द साइंस, द फॉन्ट, हम उसको फेड आउट करेंगे। कैसे? Like this. Now it's a little bit small but still bold, then still bold, little bit small font, then small font, no bold, then no bold, no color, और ये सेम है। अब आपको लगता है कि अगर इतनी प्रैक्टिस करवाते हुए हम स्लाइड तक आएंगे, तो वैसे व्हाट कलर ऑफ ऑरेंजेस, दे विल बी एबल टू आंसर द करेक्ट आंसर। तो क्या हुआ? स्टिमुलस फेड आउट हो गया। ओके, सो लेट्स हैव अ क्विज। Reliably, whenever an antecedent stimulus is followed by a behavior, that behavior is said to be under stimulus control. True. Okay. ज्यादा लोग जल्दी जवाब दिया करें। Yes, ma'am, true. Okay, we have Alina, we have Mehreen. Mehreen Pirzada. Yes, Rabia. जल्दी quick answers. Yes, it's true. Okay, who will read? Alina's worksheet is teaching her to write her name. The worksheet provides solid lines for her to trace, then dashed lines to trace, then dots for her to connect, then provides space for her to write it on her own. What does this sound like? Stimulus fading. Yes, ma'am, stimulus fading. Okay, quickly. जो लोग 3. जवाब नहीं दे रहे हैं एटलीस्ट उसको टाइप करें प्लीज। Stimulus 3. fading. 3. Okay, Fauziya, Alina, Sabiha, Zeenat. Yes. Yes, it's stimulus fading. That's nice. We have one more quiz. Who will read it quickly? लेकिन जो लोग पढ़ चुके हैं उनके अलावा जल्दी से। It's 7:42. When interventionists see a behavior under stimulus control, but condition A, new SD to control the behavior. Okay. So okay, what is this? When interventionists see a behavior under stimulus control but condition A, new SD to control the behavior, तो वो क्या करते हैं? वो stimulus transfer करते हैं। ठीक है, they try to transfer the stimulus from SD1 to SD2, जो कि एक से behavior आ रहा था अब दूसरों से भी आए। Okay. Okay, so let's start. C09, implement prompt and prompt fading procedures. Prompt. A prompt is like a cue or sport to encourage a desired. Okay, a prompt is like a cue or sport to encourage a desired behavior that otherwise doesn't occur. A prompt provides the student with help to promote correct responding. ठीक है, तो अब ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, हमने प्रॉम्प्ट को पहले भी डिस्कस किया है। आपने बिठाना है कि आपकी प्रॉम्प्ट तब प्रॉम्प्ट रहती है जिसके बाद बिहेवियर शुड बी करेक्ट। आपकी प्रॉम्प्ट नहीं है जिसके बाद बिहेवियर करेक्ट नहीं होता। आपने कहा मैंने तो प्रॉम्प्ट किया और उसके बाद फिर से आई हैव अ रॉन्ग रिस्पॉन्स,
सही, तो अगर आपके प्रॉम्प्ट के बाद भी रिस्पॉन्स गलत है तो यू हैव चोजन अ रॉन्ग टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट। तो जो हमने टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स पढ़ी थी, तो यू शुड बी वेरी मच क्रिटिक एंड वेरी मच लाइक, इसके लिए आपको इतना ज्यादा वेरी मच केयरफुल अबाउट इट कि आप किस लेवल पे कौन सा प्रॉम्प्ट लेवल चूज कर रहे हैं, ठीक है, विच प्रॉम्प्ट लेवल एंड विच प्रॉम्प्ट टाइप यू आर गोइंग टू सिलेक्ट फॉर योर क्लाइंट। आपका सारा सेशन इसी पे रहता है, बिकॉज देखें आपकी जो हेल्प है, आपकी जो इंटरवीन है, वो आपकी तरफ से सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज प्रॉम्प्ट। एसडीज तो पूरी दुनिया में है जिसके लिए हमने उनको ट्रेन करना है, बिहेवियर्स उनकी तरफ है, कॉन्सिक्वेंसेस वो है जो उन्होंने अर्न किया है, बट व्हाट इज योर पार्ट, दैट इज प्रॉम्प्ट। तो आपकी प्रॉम्प्ट देने की प्रैक्टिस शुड बी वेरी क्लियर, आपके प्रॉम्प्ट के बारे में क्वेश्चंस बहुत क्लियर होने, लाइक आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। सो द सेकंड हिंट इज कि जो लोग कॉम्पिटेंसी के बारे में थोड़ा घबरा रहे हैं, तो ज्यादा एरिया रहता है प्रॉम्प्ट लेवल्स का और चेनिंग प्रोसीजर्स का। ओके, सो अब prompts are how we lead our clients out of their confusion to the correct responses. Our goal is to promote, to ensure that at least 80% of our clients' responses are correct. We always prompt with or just after the antecedent cue before the behavior. Who will describe if we prompt with the antecedent cue, what the prompts look like? या हम इसका what we can give the name of that prompt? Who will tell me? If Yes, okay, yes, sir. I'm forward chaining. no, it's not about chaining, it's about prompting. I said we always prompt with or just after the antecedent cue. So I told you guys, let me, oh, is in waiting room. Okay, I just told you, you see, if there is SD, okay, and response Stimulus and reinforcement. Okay, you have your three-term contingency. Now prompt will be here, right? Am I right? अच्छा, मैंने चाहे गलत ही Yes. लिखा हो। I can trick you, मैं prompt पे यहाँ पे भी लिख सकती थी। अब हमने क्या कहा, we always prompt with, तो prompt बिल्कुल एसटी के साथ रहेगी इस पोजीशन पे या इन दोनों के दरमियान में रहेगी। It could be here, it could be here, ठीक है, इस दो पोजीशंस के अलावा वो कहीं नहीं हो सकती, और it could be here। तो अब अगर prompt बिल्कुल यहाँ पे रहती है तो उसको कहते हैं full prompt और errorless learning, errorless teaching। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, and this is the success of your all trainings। मैंने हर नई स्किल errorless learning के थ्रू ही अपने क्लाइंट्स के अंदर डेवलप की है, and it works like a magic। आप एक चीज लेके बैठे, I can give you my words कि आप 10 ट्रायल्स पूरे नहीं करवाएंगे, 8वें ट्रायल पे you will have your independent trial, you will have your independent response। Okay, so if I am going to teach the kid his or her name, and if he or she is able to echo the word Ali, okay, so let's suppose the client's name is Ali and he can repeat after you Ali, and now you are going to teach intraverbal, you are going to teach him, when you will ask, your SD will be what's your name, and the required response is Ali. Now if you are in this stage, that is we always prompt with, if you are on with stage, you will say what's your name, Ali, without a 0-second delay with the SD। so आपका एक सेंटेंस आपके मुंह से निकलेगा, what's your name, Ali, you just change the tone and your voice pitch for the response, लेकिन without a 0-second delay, and the child will repeat Ali। अच्छा, होता ही है कि कुछ टाइम बच्चे यू से व्हाट्स योर नेम अली, हेल से व्हाट्स योर नेम अली, लेकिन अब आपने उसको देन यू विल नॉट रीइंफोर्स, यू विल स्टार्ट से व्हाट्स योर नेम अली, देन ही विल से अली, तो आप उसको रीइंफोर्स करेंगे। आप इस तरह के 8 ट्रायल्स लें, 9वें ट्रायल पे यू विल से व्हाट्स योर नेम एंड ही विल से अली,
ठीक है, अब उसने एफ में आपके पास जब आई आ जाता है, यू विल गो टू पार्शियल प्रॉम्प्ट। व्हाट्स योर नेम, इट से अर्ली, और फिर 2 सेकंड पे फिर प्रॉम्प्ट लाइक थोड़ा सा एसडी से दूर हो जाएगी, व्हाट्स योर नेम, अर्ली, तो हिल से अर्ली, ठीक है, तो 2 सेकंड डिले आ गया इसमें। होप सो आप समझ गए कि विद और जस्ट आफ्टर द एंटीसीडेंट क्यू क्या होगा। तो ये बहुत ट्रिकी करके पूछते हैं कि जी यहाँ के बाद, इसके बाद कोई पी की जगह नहीं है, पी कांट कम ओवर हेयर, पी कांट कम ओवर हेयर, रिस्पॉन्स आया। अच्छा, अब उसने कहा, आपने कहा व्हाट्स योर नेम, सेड दिस दैट इज अ रॉन्ग रिस्पॉन्स। अब आप क्या करेंगे, अली, नो, यू विल रिपीट, you will come back after. If there is a wrong response, there will be no reinforcement. You will come back to this trial and you'll say, repeat your SD, then prompt, then response. Okay, so you have my point. Is it clear? Yes, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's great. So prompts with a discrete trial. Our goal is to link the target behavior to the SP. We do this by providing the SP. It's not SP, it's SD. Okay. And then immediately showing the right response. This is called error-less learning. I just request कि आप अभी इसको ठीक कर लें. मैम हमारे पास ये पीडीएफ में है, इसको हम कैसे ठीक कर Okay, सकते तो हैं? आप अपने पास लिख लें इसको SD. It's SD. ठीक है, तो इफ आई कैन तो मैं इसको यहाँ पे कर सकूँ अगर XST, बिकॉज ये मैंने भेजी थी प्रूफ रीडिंग के लिए, जिन्होंने इसको PDF किया है, तो आई थॉट के कुछ अगर गलती होंगी दे विल करेक्ट, लेकिन आई कैन सी के वहां पे भी गलतियां ठीक नहीं। ओके, सो इट्स SD, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट SD, हमने SP कुछ भी नहीं पढ़ा, so you should be very much clear about SD. In order to prompt before the client's behavior, it's imperative that arbiters plan their prompt before you deliver the SD. You should know whether or not you will prompt. ठीक है, SD देने से पहले ही आपने डिसाइड किया हुआ होगा, सही है, आपने पहले ही लिखा हुआ होता है कि आपका जो प्रॉम्प्ट है वो क्या होगा। जैसे हमारी जो डाटा शीट है, जिसमें किसी ने मुझसे, जब मैंने पहली दफा ये डाटा शीट शेयर की थी, तो somebody asked के ये प्रॉम्प्ट लेवल जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्या रहता है। If you guys can see कि जो हमारा यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल टास्क रहता है, इसके आगे हमने पहले से प्रॉम्प्ट लेवल लिखा होता है कि मुझे F देना है, मुझे P देना है, मुझे P2 देना है, या मुझे वर्बल देना है, जेस्चर देना है। यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड बिफोर। जैसे आपको ये थोड़ी पता है कि आप जब बैठेंगे तब आप थोड़ी सोचेंगे कि आज मुझे बनाना पढ़ाना है कि एप्पल पढ़ाना है, चलो आज समोसा ही पढ़ा देती हूँ, ऐसा थोड़ी है। यू हैव डिसाइडेड बिफोर, सो प्रॉम्प्ट्स भी आपने डिसाइड करके बैठी है। If you don't have program for the prompts, just terminate the session, reach to your supervisor, ask, kindly assign me the right prompt which I can use. उस वक्त आपका सुपरवाइजर क्या करेगा, वो आपसे आपका प्रीवियस डाटा मांगेगा कि show me the previous data, what was the last 3 sessions performance, then I can assign you the right prompt. If your prompt comes after behavior, it's not a prompt, it's a correction and a consequences. Prompts are far more to our teaching process than corrective feedback. Okay, prompt feeding. Okay, we have Azan. So let's wait for the 3 to 4 minutes. और इस दौरान अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, you can type in the chat box.
जी ये प्लीज काइंडली दरवाजा बंद कर देंगे। ओके सो किसी का कोई सवाल until they can offer their maghrib salah? प्रॉम्प्ट से रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेश्चन? Okay, let's start. Welcome back, Jabin. We waited for you. हमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया। Oh, thank you so much, ma'am. चलें आप, Thank you you. must pray for us. तो आप हमें दुआ Yes, में yes, याद surely. रखें। और मेरा हाँ, तो नहीं, जरूर, इन जरूर। सब पार्टिसिपेंट्स का पेशेंस है माशाल्लाह। They waited for you. Oh, thank you so much, देखिए all जो of लोग you. हमारे साथ बिल्कुल जुड़े हुए पहले दिन से हैं, दे आर गिविंग देयर फीडबैक, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हम उनके साथ मिलके पढ़े चीजों को। और Okay. अनफॉर्चुनेटली बार बार कहने के बावजूद जो लोग अपना आज इट्स लाइक ऑलमोस्ट वी आर डन विद आवर 5th डे, 5 दिनों में भी अगर उन्होंने इस दौरान में कोई रिप्लाई नहीं, कोई असाइनमेंट नहीं, और तो इट्स लाइक sometimes very, what I can say, discouraging to me ke like even they are not taking any interest. If you want a paper तो वो तो कोई मसला नहीं, you can get it. जैसे मेरे मेंटोर्स ने मुझे बताया था कि डिग्री के पीछे कभी ना भागना, you have to make yourself perfect one. हुनर सीखें, स्किल सीखें. Once you will be skillful, degree will come, like आपके पीछे डिग्रीज आएंगी. तो बस इसीलिए मेहनत की, और उसके बाद जितने जार्गन्स आप चाहे नाम के साथ लगा लें, जितने पीसेस ऑफ पेपर्स आप अपनी वॉल्स पे लगा लें, डजंट मैटर. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉम्प्ट फीडिंग व्हिच इज आल्सो, यस मैम आप ठीक कह रही हैं। जी थैंक यू. So we are on prompt fading, the process of moving to less intrusive prompts until all prompts are completely absent is called prompt fading. So we will start with the full, then partial, then delayed, then visuals, gesturals, verbals. तो हम इसको फेड आउट करते जाएंगे, और अब हर किसी के लिए हायरार्की आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये डिफरेंट होगी. किसी के लिए फुल फिजिकल जो कि मोस्ट इंट्रूसिव प्रॉम्प्ट है, शायद उसके लिए लेस इंट्रूसिव हो, क्योंकि वो उसको फिजिकल टच अच्छा ही नहीं लगता है. ठीक है, तो आप यू विल डिसाइड विद बाय योर ओन किड. So prompt fading, so visual prompts, we use a visual to communicate. Positional prompts I already told you कि हम उस चीज को क्लाइंट के क्लोजर कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे. Gestural prompts like we can point out, modal prompts we can show the demonstrations, and verbal prompts any speech or vocal cue, partial physicals and full physicals. तो मूविंग टू लेस प्रॉम्प्ट्स अंटिल ऑल प्रॉम्प्ट्स, हम विजुअल प्रॉम्प्ट से आते आते लाइक ये है मोस्ट लेस टू मोस्ट इंट्रूसिव प्रॉम्प्ट्स, तो हम लेस टू मोस्ट और लाइक लीस्ट टू मोस्ट और मोस्ट टू लीस्ट की तरफ हम जाते हैं. एंड इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट, ईच क्लाइंट के साथ ये जो हायरार्की है वो चेंज होता है. और हम वी ट्राइड कि अल्टीमेटली हम सब प्रॉम्प्ट्स को फेड आउट कर दें और हमारा जो रिस्पॉन्स हो वो इंडिपेंडेंट हो. इट शुड लाइक अगर आप देखें मोस्ट इंट्रूसिव टू लेस इंट्रूसिव की तरफ देखें तो पहले फुल है एंड इट एंड्स विद अ विजुअल. But if you want to with like least intrusive to most intrusive, so it will be like visual, then ultimately full physical. Prompts hierarchies like the one listed above are not absolute one. For some kids and some goals, a verbal prompts may be more intrusive than a partial physical. For other, a gestural prompts may be highly intrusive. So ये आपके बच्चे की समझ पर और उसकी नीड्स पर है. Anytime you are prompting, you should use the least intrusive prompt, which will ensure successful behavior. आपकी कोशिश यही रहती है कि आप least intrusive दें, but अगर requirement है, you can go to most intrusive. So C10 implement generalization and maintenance procedure. इतना सारा काम करने के बाद अगर आपका behavior generalize नहीं हो रहा और आपका जो targeted behavior था ये maintain नहीं रह रहा, तो फिर you will not be able to get your desired results.
What is generalization? A behavior change may be said to have generality if it provides durable over time, if it appears in a wide variety of possible environments, or if it spreads to wide variety of related behaviors. Okay, so तीन तरह की चीजें हैं कि behavior should occur across the time, behavior should occur across the settings, and behavior should occur over the with the different peoples. तो ड्यूरेबल भी रहे, यहाँ भी आज भी हो रहा है तो अगले महीने भी हो, तो अगले साल भी हो, घर में भी हो तो स्कूल में भी हो, पार्क में भी हो, इन अ डॉक्टर क्लिनिक में भी हो। और उसके बाद ये है कि मेरे साथ है, पेरेंट्स के साथ है, सिबलिंग्स के साथ है, दादा दादी के साथ है, स्कूल टीचर के साथ है, वॉचमैन के साथ है, तो वो बिहेवियर उसका जनरलाइज भी करे। When a response to an SD occurs over time across settings or if it naturally involves, तो gradually क्या होगा, हम इसी को तो कहते हैं ना कि ये तो मसला ही है। अगर आपका बच्चा स्पिट कर सकता है ना, आपके बच्चे को स्पिट करना नहीं आता और अब वो स्पिट कर सकता है घर पे, स्कूल में, हॉस्पिटल, पार्क, कहीं पे भी, हाँ दीदी स्पिट तो ये कहीं पे भी कर लेगा, इसका मतलब है ये बिहेवियर उसका जनरलाइज हुआ है। Behavior change has taken place if create behavior occurs at over time across settings and across behaviors. ठीक है, डिफरेंट तरीके से भी वो बिहेवियर हो सके। लाइक अगर जैसे हम सीख जाते हैं, हमारे कुछ मेकअप किट्स रहती हैं, ठीक है, आपको पता है कि कुछ आई शेड बॉक्सेस हैं तो कुछ इस तरह से ओपन होते हैं, लाइक कुछ इस तरह से ओपन होते हैं, कुछ में छोटा सा लॉक रहता है, कुछ इस तरह से ओपन होते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, अल्टीमेटली वी आर ओपनिंग दैट स्मॉल किट। तो इफ वी आर एबल to open that kit with a different behaviors like by unlocking, by unzipping, कुछ zip रहता है किसी पे, कुछ पे touch button रहता है, so if we can open the button, if we can unzip that small kit, if we can like unlock, तो किसी भी तरीके से अगर हम उसको कर सकते हैं and we are getting our जो हमें उसको behavior desired है कि हमें सिर्फ उसको खोलना है, तो that is across behaviors। तो एक required reinforcer को लेने के लिए if we can show different types of behavior, तो that is also generalization। जैसे अगर आपने घर का दरवाजा खोलना है तो आप उसको की से खोल सकते हैं, what can else, you have a card, तो आपने you can use a card जो कि जिससे दरवाजा खुल जाए। और फिर और क्या हो सकता है, किसी का किसी तरह का लॉक रहता है, किसी का पूरा घुमा के बड़ा दबाने वाला लॉक रहता है। तो अगर आपको लॉक खोलना आ गया तो फिर आपको हर तरह का लॉक खोलना चाहिए। और अगर आप देखेंगे कि डिफरेंट लॉक्स को खोलने के लिए आपके बिहेवियर की जो टोपोग्राफी है वो डिफरेंट रहती है। किसी में आपको चाबी पकड़नी है, अंदर डालनी है, देन यू हैव टू पुश इट forth and back, then you have to put it back, then you have to pull the handle and like grab it and you have to pull it down, then you have to push the door। ये सारी चीजें डिफरेंट रहती हैं। किसी में दोनों तरफ से खुलेगा, किसी में आपको दरवाजा अपनी तरफ खींचना है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर है, लेकिन अल्टीमेटली जो रिक्वायर्ड इन्फोर्समेंट है वो सेम है। Okay, so generalization is about over time, across the settings, across the behaviors. It does our clients no good if they learn behavior in therapy, which only help them in therapy. We want to teach behaviors that last over time. So generalization is over time, across settings, across behaviors. आप इस स्लाइड को खुद से पढ़ें, so we will have another azan and I am here and I'm going to my mic for just 2 minutes and you can read the slide by your own.
Okay, so we are done with Azan. So we have read about generalization over time, across setting and across behaviors. इसमें है कि अगर आप हेलो कह सकते हैं, you can say hi, WhatsApp, high fives, waving, nodding your head. So different types of behavior can be could be happen for the same thing, that is greetings. Generalization trips: fade unnatural elements of therapy. Over time, fade prompts, extrinsic reinforcers and therapist presence. सही है, तो आप अननेचुरल जितने भी एलिमेंट्स हैं, थेरेपिस्ट ने सारी जिंदगी साथ नहीं रहना है, हर टाइम आपका चिप्स ऑफ पैकेट आपका रिइंफोर्सर नहीं रहता है. ओके, एंड सिमुलेट द नेचुरल एनवायरनमेंट. व्हाट द थेरेपिस्ट कैन ट्राई कि आप जो बिहेवियर सिखा रहे हैं, जैसे अगर आप ऑन सेट बिहेवियर सिखा रहे हैं या क्लासरूम की जो रूटीन है वो सिखा रहे हैं, तो व्हाट यू कैन डू, लाइक आप अपना जो सेशन का एनवायरनमेंट है आप उसको क्लासरूम की तरह बनाएं. आप वो जो सारी सिचुएशन है आप रेप्लिकेट कर सकते हैं कि हाउ द क्लासरूम लुक लाइक. यू हैव अ टेबल चेयर, आप ग्रुप सेटिंग स्टार्ट कर दें. तो कुछ टाइम के लिए अभी हम भी जैसे ये करते हैं कि अपना जो सेशन रूम है वहां से बच्चों को थोड़ा टाइम बाहर ला के इन अ लाउंज देयर इज अ टेबल, तो दे कैन सिट इन अ ग्रुप. तो थोड़ा टाइम वी फेड आउट द थेरेपिस्ट, वो वहीं पर रहते हैं, देयर इज अ सीसीटीवी, लेकिन थोड़ा टाइम बच्चों को खुद से बैठने दें. दे कैन सिट विद देयर बैग्स एंड विद देयर लंच बॉक्सेस. कोई एक दूसरे से खा भी लेता है, कोई दूसरे से ले भी लेता है, और कोई एक बच्चा लाइक he or she can push the other one. तो ये वो चीजें हैं जो हम देखते हैं. हाँ, it these things can be happen in a class, then how we will teach them. तो gradually like उसमें ये कि they develop the skill, they develop the understanding to how to sit next with their peers. Highlight the natural reinforcement that comes for the behavior. तो ज्यादा से ज्यादा जब क्लास में होगा तो वहां पर तो टीचर उनको सोशल प्रेज ही देंगी, वो भी शायद दिन में 2 या 3 दफा. तो ऑन एवरी बिहेवियर दे विल नॉट रीइंफोर्स के ठीक है. अब इसी तरह से हम इसमें ये क्या है कि कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट से हम इंटरमिनेंट रीइंफोर्समेंट की तरफ जाते हैं. Teach a variety of topographies of the target behavior. If possible, teach your client what discriminates a correct form and incorrect response. जैसे हमने greetings की बात की, तो डेली वो अस्सलाम वालेकुम की बजाय once he will master the अस्सलाम वालेकुम, पहले आपने ये सिखाया कि वो आए and he or she has to answer वालेकुम सलाम. Once he started to say वालेकुम सलाम, you can teach now you have to say अस्सलाम वालेकुम, then the therapist will say वालेकुम सलाम. Or it could be hi, how are you, what's up, what's next, high five, hi buddy. It could be anything. So do generalizations with the topographies, with the settings, with the time. कभी जाते हुए वो ट्रायल्स ले लें, कभी आते हुए ले लें. डेली आते ही वो ट्रायल्स हो तो लाइक द किड्स विल लर्न कि ठीक है हम जाते हैं, हमने 5 दफा ये काम करना है, देन वी विल हैव आवर रिइंफोर्सर. तो आने दें, आते ही पहले कुछ और प्लान कर लें, देन चेंज द सेटिंग. और उसके बाद ये है कि कुछ ट्रायल्स जो स्टार्ट में होते थे अब उनको एंड पे रखें. कभी सेशन में बच्चे को सारा लाइक देयर विल बी नो शॉर्ट ब्रेक्स, ही कैन वर्क फॉर, ही हैज टू वर्क फॉर होल आवर. और कभी आप ऐसा रखें कि जस्ट सरप्राइज करें, आफ्टर 15 to 20 minutes just terminate the session. Okay, they will say what's up. अभी आज आपको मैं क्लास में बुलाती and I'll sit, कहती ठीक है आज ना हम okay we are done, और अभी हम इसके बाद देखेंगे क्या करते हैं. तो उस 1 घंटे में सोचें कि आपके जहन में क्या क्या चीजें नहीं आती. अभी आपके जहन में वही कुछ है जो मैं आपको बता रही हूँ. यू आर थिंकिंग लाइक जिस तरीके से मैं आपको लेके चल रही हूँ आप उसी तरह से सोच रहे हैं. जो स्लाइड्स में आपको प्रेजेंट कर रही हूँ आप उन्हीं को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन मैं कहती हूँ मैं यहाँ पर तो हूँ, लेकिन अभी 1 घंटा मैं कुछ पढ़ाऊंगी नहीं. फिर आप देखते हैं कि आपके पास कितनी नई नई चीजें निकल के आती. शायद कोई सोचता कि हम मैम से कॉम्पिटेंसी के बारे में पूछ लें, कोई सोचता कि मैं चलें अगर मैम आपने कुछ नहीं पढ़ाना तो मुझे अब मेरा क्लाइंट है उसी के बारे में गाइड कर दें, या फिर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, या फिर आप अपने मेरे साथ कोई अपना शेयर कर लें, या हम अपने डिसलाइक्स और डिसलाइक्स पे बात कर लें. तो फिर कितने ज्यादा बिहेवियर्स निकल के आते हैं. ओके, सो हमेशा लाइक कंसीडर योर क्लाइंट as a human being or a child. So first of all your client is a child. तो उसको नेचुरली दें
किसी दिन पे कुछ भी ना पड़े, ओके, देयर इज नो वर्क, लेट्स डू, आज वो क्या करता है, then that day will be more valuable for you to reconsider the things. जो चीजें आप डेली करवा रहे थे, आज वो सारी चीजें नहीं भी निकल के आ सकती हैं, and they will be definitely very much attentive कि अच्छा आज पता नहीं क्या होने वाला है, आज पता नहीं क्या होने वाला है. Plan towards generalizations from the very start of your teaching. We want to teach behaviors that last. पहले दिन से आपने प्लान करके बैठना है कि किस दिन पे आपकी जनरलाइजेशन स्टार्ट होगी. Implement shaping procedures. Okay, so if you have already developed like behavior एक है, लेकिन वो आपकी उसकी required frequency नहीं है, required topography नहीं है, तो you can already developed behavior, you can shape it according to your will, जो आपका desired behavior, and that is C011. Shaping is a process of systematically and differentially reinforcing successive approximation to a terminal behavior. So, और ये mostly use होता है language and speech development में. आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा बल्गारिया बोले या वो bubbles बोले, और उसके बाद उससे पहले वो ब बोल सकता है. You can shape up this like आप पहले ब पे reinforce करेंगे, फिर ब पे, फिर bubble, फिर bubbles पे. तो जो आप उसकी सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस पे करते जा रहे हैं उसको रीइंफोर्स, दैट इज शेपिंग. और आज ही के दिन पे हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन इज अबाउट आरएस कंटीजेंसी, यानी कि रिस्पांस और कॉन्सिक्वेंसेस या स्टिमुलस. आपका बिहेवियर है, उस पे आपको रिस्पांस, उस पे आपको मिलता है रीइंफोर्समेंट. जैसे मैं पहले ब कह रही थी तो आई वाज गेटिंग माय रीइंफोर्समेंट. अब ब पे नहीं, इफ आई कैन से ब इंडिपेंडेंटली आई हैव टू से बर्ब. ओके, नाउ आई एम सेइंग बर्ब, नाउ आई हैव टू से बबल. आई एम गेटिंग माय रीइंफोर्सर ऑन बबल, नाउ आई हैव टू से बबल्स. ओके, दैट इज सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस. तो थोड़ा 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 it looks like it our terminal behavior we will giving the reinforcer, लेकिन हर दफा we will change our criteria. Language therapists use shaping when they develop speech with a client by first reinforcing lip movements, then sound production, and finally word and sentence expressions. A practitioner using behavioral shaping differentially reinforces successive approximations toward a terminal behavior. The end product of a shaping is terminal behavior can be claimed when the topography, अब ये समझने वाली बात है, when topography, frequency, latency, duration or magnitude of target behavior reach a predetermined criterion level. So एक चीज मैंने आपको बताई कि एक तो पूरा आपने डेवलप किया, वो ब बोल रहा था, आपकी जर्नी स्टार्ट हुई विद द ब एंड इट एंड्स विद बबल्स. लेकिन यू कैन शेप द फ्रीक्वेंसी एज वेल. वो दिन में लाइक जब जब बबल्स बोलना होता है वो सिर्फ 3 टाइम्स बोलता है, 10 टाइम्स नहीं बोलता है, 3 आउट ऑफ 10 या 4 आउट ऑफ 10. तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज भी कर सकते हैं शेपिंग के थ्रू. फिर आप टोपोग्राफी, जैसे ये बबल्स से बबल्स तक इट अंडर कम्स द टोपोग्राफी. और लेटेंसी ये है कि आप कहते हैं व्हाट्स दिस, उसके 8-10 सेकंड के बाद जवाब आता है बबल्स. बट आपने लेटेंसी को रिड्यूस करना, यू वांट कि आप पूछें व्हाट्स दिस एंड विद इन 2 to 3 सेकंड क्लाइंट हैज टू आंसर बबल्स. so you can work with the shaping to decrease the latency. और ड्यूरेशन इज असेंबली, मैग्नीट्यूड बहुत हल्की आवाज में कह रहा है तो आप उसकी आवाज बढ़ाने के लिए. सो बिहेवियर इज ऑलरेडी अकरिंग बट यू वांट टू शेप इट अकॉर्डिंग टू योर डिसाइड बिहेवियर. तो हम इन सारी डायमेंशंस को, जो कि फ्रीक्वेंसी, लेटेंसी, टोपोग्राफी, ड्यूरेशन, मैग्नीट्यूड, हम इन सारी डायमेंशंस को शेप कर सकते हैं. की कंपोनेंट्स ऑफ शेपिंग आर 2 like differential reinforcement and successive approximations. सही है. तो पहले ब पे मिल रहा था, अब ब पे नहीं मिलेगा, अब बर्ब पे मिलेगा. तो ये क्या है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन और डिफरेंशियली रीइंफोर्स है. हमने अब अपना टारगेट रख लिया कि बर्ब पे रीइंफोर्स करना है. तो पहले मैं ब पे करती थी, अब बर्ब बोलोगे तो रीइंफोर्समेंट होगी, ब बोलोगे तो नहीं होगी. Differential reinforcement is a procedure in which reinforcement is provided for responses that share a predetermined dimension or quality and in which reinforcement is withheld for responses that do not demonstrate the quality. यहाँ पे फिर एक स्लाइड मैंने फिर ऐड की ताकि आप लोग इसमें पजल मत हो. डिफरेंशिएशंस एंड डिस्क्रिमिनेशंस.
Differentiation occurs when reinforcement is based on the topography of the different response. The reinforcement is based on what you do. And discrimination occurs when reinforcement is based on the stimulus conditions. Okay, so differentiation में हम stimulus की बात नहीं करते हैं. It depends on the behavior of the client. A discrimination depends on the stimulus condition in which the same response occurs. A reinforcement is based on what you do it. Two conditions, extinction and reinforcement. सही है. तो extinction condition and enforcement conditions, it based on stimulus condition, it leads to discrimination. तो हमने पढ़ लिया discrimination में if there is a SD1 there will be response, there will be reinforcement, but if there is a SD2 there will be behavior, there will be no reinforcement, mean there will be extinction. So it's about a discrimination. Extinction पहले शायद discuss नहीं किया था, that's why I added this slide. No reinforcement means extinction. Successive approximations को आप दोबारा देखिए एक दफा फिर से. The practitioner using shaping differentially reinforces responses that resemble the terminal behavior in some way. Okay, so B somehow resembles to bubbles. It's just the initial stage of bubble. Okay, and it's about the approximations begins with the reinforcement of responses in the learner's current repertoire. उसके जो current repertoire में जो चीज है उसी को लेके ही हम आगे shape up करेंगे. The practitioner shifts the criterion. हम अपना जो criteria है reinforcement का वो shift करते ले जाएंगे and ultimately it becomes closer to our terminal behavior. The gradually changing criterion for reinforcement during shaping results in a succession of a new response class or successive approximations, each one closer in form to the terminal behavior than the response class it replaces. Okay, so shaping across and within response topographies. तो आप ये देखें कि shaping behavior across क्या होगा? Across like it's about different response topographies. तो ब जो है मुख्तलिफ दिखता है सुनने में बबल से. It is about across topographies. और अगर हम within topographies बात करें तो bubbles ही है, but it was occurring, the kid was uttering the word 2 times in a session, but now we have a target तो उसको 20 times बोलना उसको bubbles ही और वो bubbles ही बोल रहा था. टोपोग्राफी सुनने में देखने में वो एक जैसा ही है बिहेवियर, लेकिन अब हमने उसको क्या किया, उसकी हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की है. इफ वी आर इंक्रीजिंग द जस्ट फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड और इफ वी आर डिक्रीजिंग द लेटेंसी तो वो है विद इन रिस्पॉन्स टोपोग्राफी. बट अगर हमने ब को अगर हम कप की मिसाल ले लें, अब क और कप में डिफरेंस है. इफ वी टीच बटरफ्लाई तो बट और बटरफ्लाई में डिफरेंस है. So that is different response topography. Okay, you will have, I will share this link to show you how you can do practice of shaping, and that is C2, implement token economy procedures. So token economy is a behavior change system consisting of 3 major components. You have to make a list of your target behaviors, tokens or points that participants receive for emitting the target behaviors. तो और तीसरी चीज इसमें जो रहती है, that is a menu of backup reinforcers items, preferred items, activities or privileges that participants obtain by exchanging tokens they have earned. तो in very simple way क्या रहता है कि अभी तक हम बच्चा जब behavior शो कर रहा था, हम उसको जो भी उसका reinforcer थे we were giving. Let's suppose it was a mobile or it was screen time, it was a chips. अब क्या होगा? If the behavior will occur, the kid will be able to get just 1 token. तो हमारे पास एक token board रहता है, like it looks like this. I already showed you. तो इससे हम करते हैं कि the kid I am working for. तो यहाँ पर वो जिस चीज के लिए he is working for cake और mobile और iPad, उसकी पिक्चर यहाँ पे रहती है. We will start with just 1 token. 9 tokens यहाँ पर हमारी तरफ से फ्री पहले दे दिए जाते हैं and the kid has to earn 1 token.
ओके, उसको फर्स्ट टोकन जो है वो अर्न करना है. तो he will say like I say show me clapping, he'll show me clapping. Okay, oh that's nice, I will give him the token, he will paste it over here, and then he will give it to me. Like he has 10 tokens, he will give me, and then he can get his or her reward from me. Gradually we will come on 2 tokens. Now he has to earn 2 tokens, then 3 tokens, then 4, then 5. Ultimately my kid has to earn 10 tokens to get a single piece of chips. तो ये वही बात होगी ना स्टिमुलस ट्रांसफर की, ये पहले तो फौरन से रीइंफोर्समेंट मिल रही थी, अब रीइंफोर्समेंट, लेकिन ये है कि उसको थोड़ा कुछ तसल्ली रहती है कि ठीक है मुझे अगर कुछ नहीं मिला तो आई हैव समथिंग व्हिच आई कैन यूज टू एक्सचेंज. और फिर हम FR1 स्केड्यूल पे रखते हैं, फिर इसके स्केड्यूल्स को भी हम चेंज करते रहते हैं. यू विल बी एबल टू गेट अ टोकन आफ्टर 3 रिस्पॉन्सेज, then after every 3 or then every 3 responses. कभी 2 responses के बाद टोकन दे दूंगी, कभी 5 responses के बाद टोकन दे दूंगी, but you have to collect all the tokens. Once you will have all 10, you will give me, you have to exchange these tokens with your desired reinforcement. Yes, Yusra, you are raising hand. Is this something similar to fading reinforcers, or it is like transfer, because token is also something sort of reinforcers, right? Or this is Yeah, generalized conditioned. We have conditioned the tokens with the reinforcements. Okay. Okay, so these called generalized conditioned reinforcers. Generalize कर लिया उसने कि ठीक है, I have to collect this. Then जैसे money, आपके पास आपको जो आपकी needs हैं, आप जब अभी आपको मिलता है तो that is the money. But लेकिन आपको तो कपड़ों की जरूरत है. You are not getting the clothes and food and the things जैसे barter trade system में होता था. तो but are you getting a money? Now you can exchange money for your desired items. Once you have your money, आपको बहुत सख्त भूख है और यहाँ आपको किसी भी चीज की बड़ी सख्त जरूरत है. You need a laptop, you need a charger. और अभी आपके पास क्या है, आपके हस्बैंड ने आपको he gave you a 2000 rupees. तो आप कैसा फील करेंगे? Okay, I have my money, now I can get my charger. ऐसा surety. लेकिन अगर कोई ऐसा, अगर हम लाइक बाय बर्थ देखें कि जिसको नहीं पता कि पैसों का हम क्या कर सकते हैं, वो उन पैसों का क्या करेगा? जैसे मुझे पैसों का क्या करना? I need a charger. Are you foolish? You are giving me these piece of papers. What I can do with them? Or I need a water. Why are you giving me this piece of money, this piece of papers? तो लेकिन हमने जनरलाइज कर लिया है कि ये जो रीइंफोर्सर है हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं टू गेट आवर डिजायर्ड आइटम्स. और ये जनरलाइजेशन में भी हेल्प करता है, स्टिमुलस ट्रांसफर कंट्रोल में भी हेल्प करता है. और ग्रेजुअली वी कैन फेड आउट आवर रीइंफोर्सर्स. वी कैन मूव फ्रॉम कंटीन्यूअस टू इंटरमिनेंट रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल्स. तो ये जैसे एक बोर्ड बना है, व्हाट द किड कैन टीचर्स कैन डू, दे कैन गिव द स्टार्स. आई एम वर्किंग फॉर टू गेटिंग द स्टार्स. और यहाँ पे जो भी है उसको ब्रेक टाइम चाहिए 10 मिनट्स का, तो वो 5 स्टार्स इकट्ठे करेगा, टीचर को जाके देगा. और ये इस तरह हमने तो हैंडी बोर्ड्स बनाए हैं क्योंकि वो यूजुअली वर्क विद लाइक एज ग्रुप फ्रॉम 2 to 6 और 2 to 7 to 8. लेकिन जो लाइक यू कैन मेक अ जार्स, और जार्स के अंदर भी यू कैन कलेक्ट द टोकन्स. टोकन्स कैन बी लाइक स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, कार्ड्स, कॉइन्स, इट कुड बी एनीथिंग जो कि थोड़े ड्यूरेबल भी रहें, ताकि ये है कि आपको डेली बेसिस पे वो बनाने ना पड़े. या किड्स कांट, उनको बच्चे खराब ना कर दें, गुम ना कर दें. और यू हैव टू कीप देम सेफ. ऐसा नहीं है कि सुबह में एक टोकन मिला और 10 टोकन तो लाउंज में टेबल पे ही रखे हुए थे, बच्चे ने वो बाकी सारे टोकन खुद ही उठा लिए. तो टोकन इज लाइक यू हैव टू कीप देम सेफ लाइक अ मनी. यू यूजुअली ट्राई टू कीप सेफ लाइक वो जो हमारे करेंसी नोट्स होते हैं हम उनको सेफ रखते हैं, वैसे ही आपको टोकन्स को भी रखना है. A token economy is a form of behavior modification designed to increase desirable behaviors and decrease undesirable behaviors. ये तो ये increase और decrease वाला जो काम है ना, ये साथ साथ ही चलना है. हमने बुरे behaviors को हटाना है, कम करना है, और अच्छे behaviors को develop करना है. अच्छे से मुराद हमारे desirable behaviors हैं. With the use of tokens, individual receive tokens immediately after displaying desirable behaviors. The tokens are collected and later
exchange for a meaningful object or privilege. हमने already we have discussed about the generalized condition reinforcers. Generalized condition reinforcers are independent of specific states of motivation because they are associated with a variety of backup reinforcers. Its effectiveness depends to a large extent on the extensive of the backup reinforcers. A token is an example of generalized condition reinforcer. It can be exchanged for a wide variety of backup reinforcers. Okay, तो जैसे मैंने बताया कि हमारे पास I can't find right now. तो हमने different जैसे हमने बनाए हुए होते हैं small उसके जैसे अगर उसको चाहिए हमसे मोबाइल तो we have like this type of tokens. You guys can see. Okay, this is like a small token for if he wants a mobile time. तो उसको यहाँ पर 10 tokens like we will place it over here. तो उसको 10 मोबाइल के tokens collect करने होते हैं हमसे और then after that they can exchange. और इसकी जगह अगर हम मोबाइल ना भी लगाएं we can make a star. हम इस पर एक स्टार बना देंगे और उसके टोकन्स रखेंगे तो वो स्टार को जब 10 स्टार्स कलेक्ट कर लेंगे they can exchange for food, for break time, for activities, for anything. लेकिन शुरू में जिन बच्चों को अभी जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है तो अगर वो चिप्स चाहिए तो हम चिप्स के टोकन रखते हैं, अगर उनको मोबाइल चाहिए तो हम मोबाइल के ही बनाते हैं. इवन जैसे कुछ बच्चे मेरे पास छोटी जो टॉयज चेयर्स होती हैं उनके साथ प्ले करते हैं तो जो उनका फेवरेट एक्टिविटी है उसी के ही हम टोकन बनाते हैं ताकि उनको एक बेटर आइडिया और लाइक ये विजुअल्स के तौर पे भी हेल्प करते हैं. दे विल हैव बेटर आइडिया. आई एम कलेक्टिंग दिस थिंग which I can see on the card. And after collecting the 10 tokens, I will be able to exchange. This is very interesting. Thank you. And like me and my supervisor has spent many time on it, and he helped me a lot to develop this strategy. Okay, the basic steps in designing and preparing to implement a token economy are as follows. Select tokens that will serve as a medium of exchange. So अगर थोड़ा बच्चा बड़ा बच्चा है और अगर उसको समझ है, you can give the points. जैसे जो मेरे दो न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं, मेरी बेटी है माशाल्लाह, she is 19 and my youngest son is now 11. तो उनके साथ में पॉइंट्स करती हूँ तो जरा सी बात पे उनको पॉइंट्स मिल रहे होते हैं. Now you have lost your 2 points or 3 points. तो जिनको समझ है, you can use the points, stickers, plastic chips. और इस तरह के जो मैंने बताया कि जिनकी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दे आर वेरी अर्ली लर्नर्स, तो यू कैन यूज दिस कार्ड. विजुअल्स आप यूज कर सकते हैं. यू हैव टू आइडेंटिफाई टारगेट बिहेवियर्स एंड रूल्स. सेलेक्ट अ मेन्यू ऑफ बैकअप रीइंफोर्सर्स. अब क्या क्या आपके मेन्यू में, आपका जो मेन्यू स्टोर है, व्हाट डू यू हैव. ओके, सो इतना काम किया एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गिव देम जस्ट 10 रुपीज और 20 रुपीज. वो कहेंगे ये आप रखें अपने टोकन और अपने रूल्स. आई एम नॉट इन अ गेम. इसका मैं मुझे क्या करना है, मुझे तो नहीं चाहिए 100 रुपीज. आई हैव ऑलरेडी 100 रुपीज. सो इफ यू आर गोइंग टू ऑफर सम मोर गुड थिंग्स टू मी देन आई कैन डू इट. तो कहती हूँ अच्छा भाई हम गरीब लोग हैं बेटा, इतनी बड़ी बड़ी चीजें आप मांग लेते हैं. नो मामा, इफ यू विल फॉलो द योर रूल्स तो देयर द प्रिविलेज शुड बी लाइक वैल्यूएबल फॉर अस, अदरवाइज तो ऐसे नहीं. तो आपका जो बैकअप रीइंफोर्सर्स हैं, आपका मेन्यू बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अब क्या मिलने क्या वाला है. एस्टैब्लिश अ रेशियो ऑफ एक्सचेंज. तो ग्रेजुअली जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में हम सिर्फ 1 टोकन से स्टार्ट करते हैं, 9 टोकन हम फ्री देते हैं, बट यहाँ पे हमें रखना होता है कि देयर शुड बी मस्ट 10 टोकन. देन ग्रेजुअली वी विल मूव टू 8, 7, 6, पर अल्टीमेटली उसको 10 टोकन एक्वायर करने हैं हमसे और फिर उसको करेगा. Right procedures to specify when and how tokens will be dispensed and exchanged and what will happen if the requirements to earn a token are not met. If you will not be able to meet our criteria, what will happen? ये भी आपने पहले से सोच के रखना है. Will the system include a response cost procedure? आपको क्या कोई रिस्पॉन्स कॉस्ट में ये होगा कि जो टोकन आपने अर्न किए हुए हैं आपको वो वापस करने होंगे, या क्या है कि जब तक आपको दोबारा आप अपनी पूरी लाइक 10 टोकन्स की रिक्वायरमेंट थी आप उसको पूरा कर लें आज के दिन पे, कल के दिन पे. तो यू हैव टू टेक ऑल द डिसीजन बिफोर स्टार्टिंग द टोकन इकोनॉमी सिस्टम. फील्ड टेस्ट सिस्टम बिफोर फुल स्केल इंप्लीमेंट. तो पहले करके देख लें बच्चे इसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं कि नहीं लेते हैं. आपने चिप्स रखी है, यू स्टार्टेड द टोकन, एकदम से आप स्टार्ट नहीं कर लेंगे. आपने अपना पूरा स्केड्यूल बना लिया
एंड लेट्स स्टार्ट। जैसे आप में से एक पार्टिसिपेंट ने उनका जो आई थिंक स्पेशल नीड बच्चा था वो नहीं कोऑपरेट कर रहा था, देन शी प्रैक्टिस विद हर न्यूरोटिपिकल किड। तो आप ये देखें कि पहले आप अपने न्यूरोटिपिकल बच्चों के साथ उसको करके देखें कि इज इट रियली वर्क्स विद यू, आप उसको सही से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, फील्ड टेस्ट कर लें, उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करें। ऑपरेशनल डेफिनेशंस हम वी हैव डिस्कस्ड, लाइक वी आर ऑल डन विद, ये आज की वो स्लाइड है जो हमने अभी ऐड की थी। Okay, alhamdulillah, we are done with our B's file. इसके बाद we have just only one file and we will be done with our task list. So now my question is, who is reading the ethics portion? I did only two मैम जी कुछ sections. बताना है? मैम जी मैंने भी किया। Very good. मैंने तो- सिर्फ सेक्शन 1 तक पढ़ी हूँ। ठीक है, आप सेक्शन 2 भी पढ़े और इसको तो करीब करीब जो है ना अपने एग्जाम के करीब पढ़ लीजिएगा। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द एथिक्स पार्ट, इट्स अप टू यू, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ने वाली Okay. चीजें हैं। एक सेट टूल्स हैं Okay, जो ma'am. आपको बता दिया गया है, यू हैव टू आप इसको पढ़ लें तो इट विल हेल्प यू। लेकिन ये है कि आप, इट्स माय टिप, आप एग्जाम के बिल्कुल एंड पे, जैसे मुझे याद है व्हेन आई वाज फ्लाइंग आई वेंट टू यूएस फॉर माय एग्जाम, तो कोई 13-14 घंटे की फ्लाइट थी और मैंने अपनी फ्लाइट में सारे अपने एथिक्स पढ़े थे। एंड लाइक आफ्टर आई थिंक आफ्टर अ वीक आई हैव माय एग्जाम, तो बिल्कुल अपने एग्जाम से पहले इसको पढ़ लीजिएगा, देन आपको फ्रेश ये याद रहेंगे, बिकॉज दे आर जस्ट रूल्स। Kindly put your mics on mute. Okay, so we are done with our today's class. आपका कोई और सवाल हो, you guys can ask me. I'm going to reply for the competency assessment of fine prints, which I already told I will be available on Monday and Tuesday for you participants जो कि क्लास में हैं। मैम हम कॉम्पिटेंसी के कितने अर्से बाद एग्जाम दे सकते हैं? कब तक वैलिड रहती है कॉम्पिटेंसी? कॉम्पिटेंसी तो बस अब वैलिड रहने की बात ही नहीं है, आपके पास एग्जाम का टाइम ही नहीं है, बिकॉज बिफोर 5th December यू हैव टू पुट योर एप्लीकेशन। तो जो जनवरी की बात थी वो तो अब है नहीं, 5th December के बाद दे विल नॉट एक्सेप्ट एनी एप्लीकेशन आफ्टर 5th December। तो कभी ये हो जाता है कि उनकी साइट जो है वो अब आजकल ऐसे है कि जैसे 2-2, 3-3 दिन के लिए पूरी साइट डाउन हो जाती है, बिकॉज पूरी दुनिया से बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस जा रही हैं। जिस मैंने फ्रेंड के बारे में बात की, शी इज ट्राइंग टू pursue her BCBA, तो उसने एग्जाम देना है और लाइक शी इज आल्सो फेसिंग ऑल दिस प्रॉब्लम के 2-3 दिन से साइट ही डाउन है, शी इज इवन अनेबल टू अपलोड हर एप्लीकेशन। तो आई विल सजेस्ट कि अब वी आर ऑलरेडी इन सितंबर, इट विल बी मिड सितंबर, इन अक्टूबर आप अपना सारा प्रोसीजर कंप्लीट करें और इसको दे दें, और एग्जाम इंशाल्लाह इज गोइंग टू बी वेरी वेरी मच easy for you if you have my recordings, my presentations, and I tried कि मैं ये सब कुछ क्लियर करूं, बाकी सब कुछ आपके हाथ में जनाब। When will we get the recording? मैम रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? Recording inshallah from tomorrow, because I'm not getting that time to assemble the things. I just want कि मैं assemble कर लूं इसको, और I was thinking कि हम इसको YouTube पे अपलोड कर दें, so individually सबके साथ मुझे शेयर करना पड़े या कुछ है, और कुछ इसमें कॉपीराइट्स आते हैं ड्यू टू वीडियोस व्हिच आई प्लेड, तो मुझे उसको टर्मिनेट करके उसको कट करके देन आई हैव टू अपलोड। Okay, so you guys can ask, अगर कुछ और क्वेश्चन है किसी का? We are all मैम done. कॉम्पिटेंसी टेस्ट, मैम कॉम्पिटेंसी टेस्ट के बारे में बताएं, उसमें और क्या पूछेंगी? आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन तो बता दिए पहले ही, but I'm going to प्रॉम्प्ट का ask. और चेनिंग का। Chaining procedures are important, forms are important, और आज मैं आपके साथ जो इसका डॉक्यूमेंट है वो ग्रुप में शेयर कर लूंगी। तो उसमें जैसे टास्क लिस्ट रहता है, वैसे कॉम्पिटेंसी असेसमेंट के 2 और 3 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है जो कि मैं आपको भेजूंगी आफ्टर साइन। तो आप उसी में से ही, क्योंकि मुझे उसी पे ही मार्क करना है आपकी परफॉर्मेंस को, क्योंकि लाइक फिल इन द ब्लैंक्स एरियाज होते हैं एक तरफ जहां पर आपका सुपरवाइजर अपना फीडबैक देता है, यू कैन सी कि हाँ यहाँ पे वो हमसे ये पूछेंगे और यहाँ ये फीडबैक देना है आपको। So you will share Madam the format. जी
कॉम्पिटेंसी You के will लिए रजिस्टर sorry, करना I'm so पड़ेगा? sorry. No, I told you, you like those participants who has paid for this training are already Okay. registered for the competency, and like you guys will have two chance. Like if you will able to take in last 2 days of the competency assessment, like Monday और Tuesday पे अगर आप appear होते हैं, और उसके बाद if you will not pass, you will not be able to pass that exam, you will have one more chance. But in the month of September you have to do it, because I am planning to start my next batch, so फिर चीजें बहुत mingle up हो जाएंगी. Inshallah in a 10 after 10 days break or 15 days I am planning to start another batch. तो मंडे को मैम यही टाइम रहेगा 5 to जी बिल्कुल, मंडे को जो हमारा ऑलरेडी अनाउंस टाइम है, दैट इज 5 to 9, तो उसमें आई विल बी अवेलेबल. यू गाइस कैन टेक्स्ट मी, guys can answer the questions. So अच्छा है देख कि आपका वो जो एंजाइटी में दिन गुजरने हैं ना, एंजाइटी में चीजें ज्यादा खराब होती है, आप लर्न चीजों को भी भूल जाते हैं. जस्ट गो एंड डू इट. और कितना टाइम? Okay, so I just want to clear one thing कि मैं I have rule out the names. मुझे पता है कि कौन लोग इसको पास करने वाले हैं और कौन लोग इसको पास नहीं करने वाले. I just want to clear the thing. I have a very much clear picture in front of me who can pass it. So इसको आप लोग अब खुद समझे, जितना जिसका input रहा है I can judge from them. तो क्या होगा competency में, कैसे होगा, you can judge your own self. If you performed well during the trainings, I can. Because कुछ लोगों ने मुझसे पहले से they were engaged with me for the competency, and like usually I charge $80 for the competency. But with this training, it was free of cost, because in 9 days I can do my work easily. वो जो मुझे तब 3-4 घंटे लगने थे, अब मैं उसको 10 से 15 मिनट में जज कर सकती हूँ. So that's why competency was totally free of cost with this training. And what is after competency? Like we have to do some kind of work, like internship somewhere? No, for the RBT, you don't need any internship, you don't need any supervised hours or COUs. But for the IBT, which I was telling about, might be my next batch will be for both RBTs and IBTs. IBTs requires, I think, so some hours of supervised. I think 36 hours they need, and they also required 3 CEUs that stands for the continuing education units. To renew their credential. So for the RBTs, you don't need any supervised working hours. मैम इंशाल्लाह ये आरबीटी होने के बाद आईबीटी के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? इंशाल्लाह आई टेल यू. उसमें बस यही है कि क्रक्स तो आप ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कुछ चीजें ऐड की हैं. यू हैव टू रीड अबाउट 5 डिसऑर्डर्स, जिसमें ऑटिज्म है, ADHD है, साइकोलॉजिकली इन चीजों को पढ़ना है आपको. और उसके बाद यू हैव टू वर्क, लाइक आपको सुपरवाइज्ड आवर्स चाहिए. आई टेल यू लेटर, आई थिंक सो इट्स 36 और समथिंग. और उसके बाद आपके घंटे भी ज्यादा, लाइक इट्स 56 आवर्स. तो आईबीटीज को उन्होंने ज्यादा अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है, लेकिन इट्स गुड. कंटेंट उन्होंने अच्छा बनाया है. एथिकल्स भी ऐसे हैं, बाकी सारा एरियाज आपकी जो ए से ई तक एरियाज है, दे आर सेम. लाइक कुछ नाम चेंज है उनके, और हर जो सुपरवाइजर है, जो हर कंटेंट प्रोवाइडर है, इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करेगा. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रूल आउट कि व्हाट आई हैव टू डू फर्स्ट. आई हैव टू अप्लाई फॉर माय ACP फर्स्ट, और आई हैव टू कंडक्ट एन अदर बैच फर्स्ट. Inshallah, after the end of this training, I'll take a decision. And one more. उसकी भी एग्जाम रहेगी? जी डेफिनेटली उसका भी एग्जाम रहेगा, and it will be online. And the plus thing is, उनका जो IBA का एग्जाम है, that is also online. You don't have to travel anywhere, because for the BCBS and BCABS, you still have to travel to like a Pakistan से दे नहीं सकते. You have to travel to Middle East or Europe or America. Even you can appear from India as well, लेकिन पाकिस्तान से आपको travel करना पड़ता है. So this is the thing, and I am expecting for you guys, जो लोग मेरे साथ Facebook पे हैं, if you will give your feedback over there, it will help me to spread my word with other participants.
और ज्यादा पेरेंट्स और ज्यादा लोग इससे एंगेज होंगे और इंशाल्लाह आई जस्ट वांट बिकॉज वी हैव वेरी मच शॉर्ट टाइम सो आई कैन एंगेज with much people before December 2022. So Salman, I can see your hand. You are free to ask your question. मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जनवरी के बाद फिर हम एलिजिबल नहीं कोई होगा कि आरबीटी के Even लिए you are enroll not कर- eligible after 5th December 2022. You will not be eligible to put the applications. But clear this thing अगर if मैम अभी से जी 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 अभी मैम अगर तारा? आरबीटी के बाद हम टेस्ट दे के क्लियर कर लेते हैं तो सर्टिफिकेशन हमारी फिर वो रिन्यू होती रहेगी, वो वैलिड रहेंगे हम। बिल्कुल once you will जैसे अब मेरे पास सर्टिफिकेशन है I have to जी, जी। maintain this after 2 years. ओके सो हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हमें सबमिट करवानी होती हैं और आफ्टर 2 इयर्स हर बीसीबी और बीसीएबीएस को ये process- अपनी सर्टिफिकेशन रिन्यू करवानी होती है और हर आरबीटी को आफ्टर ईयर जैसे इफ यू विल पास योर टेस्ट ऑन 14th October 2022 योर रिन्यूअल विल बी ड्यू 14th October 2023. ओके फिर मतलब ये प्रोसीजर मैम ये कंटिन्यू रहेगा इसी तरह से